हाय दोस्तों, मैं ब्रह्मोस जगदीश बड़ाई। कैसे हैं आप सब? सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों। नहीं मोदी जी, नहीं, इस समय आपको ऐसे खामोशी में रहना ठीक नहीं है, जहां एक तरफ हमारे दोनों मित्र देश इसराइल और ईरान घमाघोट भयानक युद्ध कर रहे हैं, एक दूसरे को शहर को तबाह कर रहे हैं। ऐसे में आपके जो ये तटस्थ नीति जो है, ये मुझे पसंद नहीं है। कुछ भी कहिए, आप बयान दे देंगे विदेश मंत्रालय से कि दोनों ही पक्षों को संयम बरतना चाहिए, ये युग युद्ध का नहीं है, शांति से रहिए, वार्ता कीजिए। वार्ता वार्ता वार्ता, कब तक वार्ता करेंगे आप पाकिस्तान के साथ? मिलेगा पीओके? कब तक आप वार्ता करेंगे चाइना के साथ? मिलेगा सही चाइना? और अरुणाचल प्रदेश का जो बहुत सही हिस्सा वो जो नोच लिया है 62 में, मिलेगा वो? ये युग का नहीं है। कभी कभी आपकी बातों पर मैं बेशक आपको गुरु मानता हूँ, पर मैं आपके मत से सहमत नहीं हूँ मोदी जी। यही है युद्ध का समय। हम युद्ध करेंगे तभी अखंड भारत, यानी कि बांग्लादेश और पूरा पाकिस्तान भारत में विलय होगा। और इस महाभयानक युद्ध में हो सकता है तिब्बत का भी आज़ादी हो जाए। अब सेना, हमारे पास तो सेना की कोई कमी नहीं है, आबादी के मामले में हम सुपर पावर हैं। अब करोड़ों रुपये खर्चा कीजिए, जीडीपी का 30% पैसा, मैंने पहले भी कहा था कि डिफेंस पर खर्च किया जाए। अत्याधुनिक जेट फाइटर, ड्रोन्स, मिसाइल पर विशेष ध्यान दिया जाए। 180 एटम बम से काम नहीं चलेगा, जहां चाइना का 600 एटम बम हो गया है, पाकिस्तान का 170, प्लस तुर्की का भी, सबको मिला देने से कितना होगा? इसलिए मिनिमम, मैंने पहले भी कहा है, हमारे एटम बम की संख्या 4 अंक होने चाहिए। 4 अंक। आप 1000 रखिए या 2000 रखिए, वही होगा हमारा सुरक्षा का दीवार। दूसरी तरफ मैं जो बोल रहा था कि इस समय इसराइल और ईरान दोनों ही हमारे मित्र हैं, पर हमेशा देखा जाए तो बड़ी बड़ी मुसीबत में ईरान ने खामोशी से चुप रहा, जबकि इसराइल ने हर युद्ध में, चाहे 65 का हो, 71-72 का हो, कारगिल का युद्ध हो या ऑपरेशन सिंदूर हो, हाल ही में जो हुआ है, खुल करके वो सपोर्ट करता है भारत को। एक छोटा सा देश है, उड़ीसा के कटक जिला का नाम आप सुने होंगे, शायद नहीं सुने होंगे तो पूछ लीजिएगा मांझी सरकार को। उतना ही बड़ा तो इसराइल है, यानी कि 400 मीटर लंबा, 180 मीटर चौड़ा। तो उस छोटे से देश ने भारत जैसे विशाल देश को हमेशा सुरक्षा देता है। मैं नहीं कहता कि ईरान हमारा शत्रु है, परंतु दोनों में से किसी एक को चुनने का बात यदि आएगा, नौबत आएगा, तो हमें इसराइल को ही चुनना पड़ेगा। एक तो ईरान तो बहुत बड़ा देश है, और ऐसे भी वो कट्टरपंथी मुस्लिमों का देश है। हम तो चाहते हैं 50 से ज़्यादा मुस्लिम कंट्री हैं। अरे 1-2 मुस्लिम कंट्री तबाह हो जाए तो क्या होगा? ऐसे भी मुसलमानों ने कौन सा औरतों को आज़ादी दे के रखा है? सभी कट्टरपंथी मुसलमानों ने औरतों को कैद में रखा है ना। वो अपने मर्जी से जी सकते हैं, हमेशा कपड़ा ढाँक कर रहेंगे। बस बच्चा पैदा करने का मशीन बना दिया गया है वहाँ के ईरान के महिलाओं को। बुर्खा पहनना अनिवार्य कर दिया है वहाँ पर। एक समय में ईरान के महिलाएं सूट बूट जीन्स पैंट सब पहनते थे, और वैसे भी ईरान की महिला काफ़ी खूबसूरत भी है। तो उनको इस तरह से ढंक के रखना, ये कहाँ का न्याय है? मादरी ईरान का ही तो था। बेशक पांडवों के मामा जो शल्य, वो एक समय में ईरान के ही राजा थे, जिसे गांधार नरेश शकुनी, जो अफगानिस्तान का। तो कहने का मतलब यही है कि फिर भी कभी ईरान ने हमें कभी भी इस्लामिक आतंकवादी घटना के समय में कभी भी खुल करके सपोर्ट नहीं किया है।
उल्टे यहाँ पर यदि कुछ मुसलमान लोग दंगे फसाद करते हैं तो वो ऐसी जो मुस्लिम समूह है वहाँ ईरान चला जाता है। इसलिए अच्छा यही होगा कि हमें इस समय इसराइल को सपोर्ट करना है, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कुछ भेजा जाए ताकि ईरान जिस तरह से मिसाइल अटैक कर रहा है, वो छोटा सा देश है इसराइल, वो सभी को तो इंटरसेप्टर नहीं कर सकता ना। हाइफा शहर, तेल अवीव, जेरूसलम, बहुत से ऐसे शहर हैं जहाँ पर ईरान के मिसाइल गिर रहे हैं और वहाँ भारी संख्या में तबाही हो रहा है। इतना बड़ा तबाही यदि इंडिया में होता तो इसराइल बहुत ही घातक हथियार सब देता, खुल करके आ जाता। तो आप ये चुप, ये तटस्थ नीति, युद्ध का नीति ये युद्ध नहीं है, ये सब धंधा छोड़िए मोदी जी। आपको कुछ करना ही होगा, विशेष करके ईरान को आप समझाएं कि वो युद्ध बंद करे, वरना आप अपना शांति सेना इसराइल भेजें और इसराइल को सुरक्षा दें। जिस हाइफा शहर पर आज ईरान बार बार हमला कर रहा है, आपको भी शायद पता होगा कि पहला विश्व युद्ध या दूसरा विश्व युद्ध में हमारे ही पूर्वज जो भारतीय सेना थे, उस समय अंग्रेज था ना, हाइफा शहर को बचाए थे। तो इस समय फर्ज बनता है हमें भी हाइफा शहर को बचाना है, जेरूसलम को बचाना है। अरे इसराइल हमारा अंगरक्षक है, अंगरक्षक, वो एक हमेशा ढाल बन के रहता है हमारा। जब भी कोई युद्ध होता है तो सबसे पहले इसराइल ही आता है। वैसे भी मुसलमानों को ना तो हिंदू पसंद है ना यहूदी, इसलिए हम दोनों का दुख यही है, हम लोग का शत्रु यही है कि मुस्लिम आतंकवादी। मैं सभी मुसलमानों को नहीं कहता हूँ, परंतु जो कट्टरपंथी मुसलमानों से भारत के सभी हिंदुओं को खतरा है। और इस यहूदियों पर इतिहास देखा जाए तो बहुत सा जुल्म हुआ है। कभी यूरोप में उन्हें मारा गया, जर्मनी, हिटलर जो है लाखों हिंदुओं को गैस टर्मिनल में भर के मार दिए गए। और जब उन लोग को एक देश मिला, वहाँ पर भी मुसलमानों ने उन्हें चैन से रहने नहीं दे रहे हैं। अभी भी उन पर हमला हो रहा है, पहले भी हुआ था। इसलिए इसराइल सिर्फ अपना अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। इसराइल यदि पूरी दुनिया से मिट जाएगा तो भारत के लिए भी खतरा हो सकता है कि मुस्लिम कंट्री नेक्स्ट टारगेट भारत को लगाएंगे। इसलिए मोदी जी, ये ट्रिपल सी का दौरा, आप दोनों मित्रों को लड़ रहे हैं और ट्रिपल सी का दौरा कर रहे हैं। बेशक साइप्रस जाना बहुत ज़रूरी है, कनाडा में भी खालिस्तानी है, उन्हें भी सबक सिखाना है, और अब क्रोएशिया भी जा रहे हैं। परंतु आप उधर से आके इसराइल की सुरक्षा के बारे में चर्चा करें और हो सके तो शांति सेना भेजें और कुछ मिसाइल वगैरह, कुछ एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह दे ताकि हाइफा और तेल अवीव सुरक्षित रहे। दोस्तों, आप सबका मत क्या है? हमें किसे सपोर्ट करना चाहिए, इसराइल को या ईरान को? बिजनेस के लिए ही हम लोग ईरान के साथ संपर्क रखे हैं, वरना वो कभी हम लोग का सुख दुख में साथ नहीं दिया है। अरे तेल तो अब अंडमान में भी मिल गया है इंडिया को। जी हाँ, और ऐसे भी रूस देगा तेल यदि ईरान से नहीं आएगा तो। ये जो कट्टरपंथी मुस्लिम देश हैं वो सब बर्बाद हो जाए, हम यही चाहते हैं। जो उदारवादी मुस्लिम हैं वो लोग ही रहें। जो कट्टरपंथी मुसलमानों से यहूदी और हिंदुओं का हमेशा खतरा है। ये आप इतिहास तो पढ़िए और अनुभव कीजिए, आज भी जो हो रहा है भारत में। इसलिए मेरा यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप शेयर तो आपका मर्जी है। जय हिंद दोस्तों।